बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है वो दे दी हुई है। वैसे तो भरपूर तैयारियां जो हैं इस हवाले से जारी हैं, लेकिन बाज़ रहनुमा जो हैं पीटीआई के वो ये कहते भी सुनाई देते हैं कि हर कोई कहता था फाइनल कॉल दें, फाइनल कॉल दें, और फाइनल कॉल जो है वो हमने दे दी है। सदीक जान साहब, एक तो जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के हवाले से उन तैयारियों को आप कैसे देख रहे हैं, और जो बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, वो ये है कि क्या 24 नवंबर की इस फाइनल कॉल से पहले आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड कर सकेगी कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए? देखिए जो सब तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड करे ना करे, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि बातचीत करनी चाहिए। बातचीत क्यों करनी चाहिए उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले तो आप ये देखें कि बहुत से लोग जो है ना आजकल बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं गार्डियन की स्टोरी को, कि जनाब गार्डियन लिख रहा है कि इमरान खान अगर फ़ौज से बात करना चाहते हैं तो फ़ौज उनसे कोई बात नहीं करेगी। तो ना ही फ़ौज से कोई बात हुई है, ना ही कोई डील हुई है, ना ही फ़ौज को डील करेगी ये। और सेलिब्रेट करने वालों में वो मुनाफिक भी शामिल हैं जो मुनाफिक और घटिया और नीच लोग हमें बता रहे थे कि जनाब बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है। जो घटिया लोग हमें बता रहे थे कि अलीमा खान और उज़मा खान साहबा की रिहाई किसी डील का नतीजा है। ओए जाहिलो, अब मैं और लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मुझे पता है आप ऐसे एडिट कर देंगे, आप मुझे समझाते रहते हैं कि मैं ना ये किया करूं, लेकिन एक बात पे खड़े रहो ना। एक तरफ कहते हो कि इमरान खान के साथ डील नहीं होगी, ना हो रही है, ना होगी, ना हुई है, ना होगी। दूसरी तरफ ये तुम लोग खुद कहते रहे हो कि बुशरा बीबी किसी डील के तहत बह रही है, और हम उस वक्त यही कह रहे थे कि कोई डील नहीं है भाई, बुशरा बीबी की रिहाई कोई डील नहीं है। आप और किन केसेस में उनको रखते? और दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा को जेल के अंदर रखने से आपका अपना नैरेटिव कमजोर हो रहा था, आपको खुद नुकसान हो रहा था, इंटरनेशनली इमरान खान को फायदा हो रहा था। और फिर आप लोगों ने शायद प्रोग्राम में भी एक स्टोरी की थी, नुसरत जावेद साहब के प्रोग्राम में, या पता नहीं कहीं पर यह बात हुई थी कि जो जीएसपी प्लस स्टेटस जो हमारा है उसके हवाले से भी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें से एक जो उनकी रिजर्वेशन है वो ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ और ख़वातीन कैदियों के हवाले से हैं। तो वो तो आपको अपने प्रेशर की वजह से वो आप कर रहे थे। तो एक तो ये मुनाफ़िक़त इनकी एक्सपोज हो गई है कि पहले कहते थे कि बुशरा बीबी डील के तहत बाहर आई है और उज़मा खान साहबा और अलीमा खान साहबा डील के तहत बाहर हुई हैं। आप कह रहे हैं हम तो पहले कह रहे थे ना डील है, ना हुई है, ना होगी। और भाई अपनी एक बात पे कायम रहो ना। दूसरी बात यह है कि देखें, इमरान खान साहब को एक तरफ तो कहा जाता है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन वो होता है जो बात करता है। दूसरी तरफ जब इमरान खान ये कहता है कि मैं बात करने को तैयार हूं, तो फिर चीखने लग जाते हैं, डील मांग रहा है, कहता है मैं बात करने को तैयार हूं। ओ भाई वो तो पहले दिन से कह रहा है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, और वो पहले दिन से कह रहा है कि भाई मेरी जात का मसला नहीं है, पाकिस्तान का सोचो और पाकिस्तान का देखें, ठीक है। और बड़ा क्लियरली बता भी रहे हैं इमरान खान साहब कि बात किन से करनी है, बिल्कुल से हुकूमत को किसी खाते में नहीं रखते। वो कहते हैं कि इनसे नहीं, जिनके पास पावर है उन्हीं से बात होगी। होना भी यही चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं से बात होगी जिनके पास पावर है। इनकी हैसियत और औकात क्या है, जिनको कई ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनका ये हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, कि कहीं से पता चला कि कल मियाँ साहब ना फलां पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा जिनकी मियाँ साहब की टीम तक बहुत रसाई है, मैंने कहा मेरी इत्तला है कि कल मियाँ साहब की ये मुलाकात होने जा रही है। तो उन्होंने कहा जी मैं चेक करता हूँ। उन्होंने मियाँ साहब की टीम से पूछा, उन्होंने कहा नहीं मियाँ साहब का कल कोई शेड्यूल नहीं है, और मियाँ साहब तो आज ही रात को रवाना हो जाएंगे लाहौर, और कल सुबह भी हुई, तो कोई शेड्यूल नहीं है मीटिंग, और सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर शेड्यूल होती तो अब तक हो गई होती। अगले दिन मियाँ साहब पहुंचे हुए थे वहां पर, ठीक है। यानी मियाँ साहब को खुद भी नहीं पता था कि मैंने कल किसको मिलना है। ये इसी तरह से है कि ये जब जो जबरी तौर पे गुमशुदा लोग हैं ना, जब ये अपनी कहानियां बताना शुरू करेंगे ना, तो एक नहीं दर्जनों ऐसे जबरी तौर पे गुमशुदा पॉलिटिकल जो फिगर्स थी, जो लोग थे, जो पीटीआई के एमएलए एमपीएस टिकट होल्डर्स थे, रहनुमा थे, ये 9 मई के बाद की बात कर रहा हूँ, उनको यही कहा जाता रहा कि नून लीग में शामिल हो जाओ। बताओ मरीम नवाज तुम्हारे घर आए, तुम उसकी आमद पे अनाउंस करोगे, शहबाज शरीफ तुम्हारे घर आए, नवाज शरीफ तुम्हारे घर आए, तीनों तुम्हारे घर आए। जो पीटीआई के कुछ आम रहनुमा थे उनको कहा गया ये तीनों टब्बर पूरा आएगा तुम्हारे घर, अनाउंस तुम करो उनकी मौजूदगी में। यानी ये आप अंदाजा लगाएं कि नून लीग के नवाज शरीफ ने कहा जाना कहीं और से सैंक्शन होगा कि उत्थे पहुंचो। ये तो इनकी हैसियत और औकात है। तो जिनकी हैसियत और औकात ये हो तो उनसे क्या बात करनी। अच्छा,
अब एक और बात है, वो जो मैं कह रहा था कि एक तरफ कहते हैं कि वो बात नहीं करना चाहता, जब वो कहता है मैं बात करना चाहता हूं तो कहते हैं ये बात करने के लिए मरे जा रहे हो, तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं। और फिर एक चीज और देखें, ये बात अब सब ये मान रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, ये खुद ही मान रहे हैं जो इमरान खान के दुश्मन है, इससे बड़ी उसके हक में गवाही क्या हो सकती है। अब आ जाए इस बात पर कि मैं क्यों ये समझता हूं कि बातचीत होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि इस वक्त 13 करोड़ का सूबा पंजाब, एक मरी को छोड़ के पूरा पंजाब आपका बंद है, तालीमी इदारे बंद हैं। पहले आपकी तालीमी इदारों की सूरत हाल, यूनिवर्सिटी तक हालात अहवाल आपके सामने हैं, जो हमारे तालीमी इदारों के हालात रह गए हैं, जो क्वालिटी रह गई है एजुकेशन की, और जो हमारी यहाँ पे बेरोज़गारी और सारी चीज़ें हैं वो सामने आपके। तो अभी तालीमी इदारे आपके फिर बंद हैं, 24 नवंबर तक आपके स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं पूरे पंजाब के, मरी को छोड़ के। आपके लोग सांस नहीं ले रहे, जहर अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। इस वक्त ये हालात हैं पंजाब के अंदर। अस्पतालों में लाखों मिलियंस में लोग पहुंचे हुए हैं, 20 से 25 लाख की तो एक दिन की फिगर आई हुई है कि पंजाब में लोग जो हैं वो अस्पतालों में जो है वो रुजू किया उन्होंने, आउटडोर इंडोर सारे मिला के। ठीक है, तो बात ये है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका फोकस क्लाइमेट चेंज के ऊपर है? क्या आपका फोकस स्मोक के ऊपर है? क्या आपका फोकस खुदकुशियों के ऊपर है? क्या आपका फोकस लोगों के रोजगार के ऊपर है? क्या आपका फोकस कि कैसा मुल्क है कि 2 करोड़ 63 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं और आपको फिक्र नहीं है? आप स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं ताकि जो बच्चे स्कूलों में वो भी वालिदैन निकलवा लें। साहब, ये जो नंबर है ना 2 करोड़ 63 लाख व्हाटएवर, ये इतना फजूल किस्म का नंबर है। और खास तौर पे जो पंजाब हुकूमत ने ये जो प्राइवेटाइजेशन की है, जिस तरह स्कूल जो है अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, काउंसलर्स उनके हवाले कर दिए हैं और सरकार का वो जो साया था वो हटा दिया। तो कल ही मैं देख रहा था, वीडियोस वायरल हो रही थी रावलपिंडी से, हाँ बिल्कुल, एक बच्चे की माँ जो है वो जाके शोर डाल रही है। ज़ाहिर है उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो शोर डालें, बेड़ा तो वहां पे गर्क हो गया। और अब तो यूं कह लें कि मेरा ख्याल है कि 50% लोग भी, बच्चे जो हैं वो भी स्कूलों में रह जाएं, बड़ी बात है जो पाकिस्तान। सही कह रहे हैं आप, मतलब 2 करोड़ 63 लाख तो वह जो फिगर आ चुका है। ठीक है, जो मतलब और निकल रहे हैं, जो निकाले जाएंगे। मैं लिया गया, मुझे वहां पे एक जर्नलिस्ट मिले, कहते हैं कि एक आदमी ने अपने बच्चों को, 2 बच्चों को स्कूल से निकलवा लिया और निकलवा के और अपनी वर्कशॉप पे उनसे काम ले रहे हैं। कह रहे हैं इसने पढ़ लिख के कौन से इसको नौकरी मिल जानी है, और उसने जो बच्चे काम कर रहे थे पहले उसके पास वर्कशॉप पे, उनको फारिग कर दिया और अपने 2 बेटों को अपने पास वर्कशॉप पे रख लिया कि मैं क्या करना है इनको पढ़ा के, और ये वो सारा कुछ, ना मैं उनकी फीस दे सकता हूँ, ना आगे पढ़ लिख गए तो इनको नौकरी मिलनी है, तो मैं इनको यही काम क्यों ना सिखाऊं। ये हालात हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, सेहत के हालात आपके सामने हैं, इलाज की सूरत हाल आपके सामने है। तो इसलिए खुदारा 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 ये देखें, जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस कहां पे होना चाहिए था? क्लाइमेट चेंज के ऊपर होना चाहिए था। इतने लोग आज तक पूरे 20 साल 25 साल में दहशतगर्दी में नहीं मारे गए जितने एक साल में क्लाइमेट चेंज से, माहौलियाती दहशतगर्दी से लोग जानों से जा रहे हैं। जितने लोग इस वक्त बीमार हो रहे हैं, इस वक्त काम होना चाहिए तो दहशतगर्दी के खिलाफ काम होना चाहिए। आप देखें आज या कल भी हमारे 7 जवान शहीद हो गए। ठीक है, आप एक रिपोर्ट तो देखें कि 2022 अप्रैल 2022 जब से इमरान खान निकला है उसके बाद दहशतगर्दी में इजाफा क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है कि सारा फोकस ही अब आपके इमरान खान के ऊपर है, पीटीआई के ऊपर है, दहशतगर्दों के ऊपर आपका कोई फोकस नहीं है। मतलब मैंने आज देखी नहीं है, कोतार तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन मैं उसको देखूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें उसने बलूचिस्तान के हालात के ऊपर बात की होगी, बलूचिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ बात की होगी। पीटीआई पीटीआई पीटीआई, इक्तदार, मफाद, लूटमार, करप्शन, केसेस, तबाही, बर्बादी, ये चीजें इनका फोकस है। ठीक है, वो मैं देख रहा था पीटीवी न्यूज का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से एक ट्वीट हुआ था जो किसी का स्टेटमेंट नहीं था, उस वहां पे लिखा हुआ था फितना खान ये करने आ रहा है वगैरह वगैरह। तो वो जब गपशप हो रही थी तो हमारे किसी दोस्त ने कहा कि शायद वो अतात हट साहब जो हैं वो अकाउंट स्विच करना भूल गए होंगे। हाँ। वो सरकारी जो कौमी एक टीवी है उसके ऊपर वो इस किस्म की चीजें जो है करना शुरू। कौमी टीवी की जो हैसियत और औकात है उस पर इससे घटिया चीजें आनी चाहिए, उस पर तो कोई ऐसी चीजें आनी चाहिए जो लोग चलें VPN लगा के देखते हैं तो वैसे चलो देख लिया करें, तो रीच इनकी को बढ़ जाएगी पीटीवी की। बाकी तो पीटीआई की सूरत, पीटीवी की आपकी सूरत हाल आपके सामने है। अब बात यह है कि मैं जिस तरह से आपको अर्ज कर रहा हूं कि इस चीज का कोई एहसास और इदराक नहीं कर रहा कि दहशतगर्दी से हमारे जवानों की कितनी जाने जा रही हैं, हमारे सिविलियंस की कितनी जाने जा रही हैं, हमारी पुलिस की कितनी जाने जा रही हैं, हमें मुआशी तौर पे कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी हो रही है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर किसी का फोकस नहीं है, स्कूल से जो बच्चे बाहर हैं उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है, जो लोग इलाज नहीं करवा पा रहे उस पर कोई फोकस नहीं है, जो इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ, मिलें बंद हैं उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो गया उस पर कोई नहीं है, जो रेमिटेंसेस कम हो गए हैं कोई फोकस नहीं है, जो सरमायाकारी खत्म हो गई है उस पर कोई फोकस नहीं है, जो चाइनीज वर्कर्स के साथ हो रहा है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। और अगर इस वक्त फोकस है
तो वो इमरान खान और पीटीआई के ऊपर फोकस है, इसके अलावा कोई किसी तरह का फोकस जो है वो नहीं है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है। खुदारा इसके ऊपर देखें। और बात यह है कि एक और बात करते हैं, कहते हैं जी हमने जहां से शुरू किया था, आइएगा जरूर। आपको लगता है कि ये सेंस प्रिवेल करे, बेटर सेंस प्रिवेल करे और कोई डायलॉग की सिचुएशन जो है वो सामने आए, कौम के कोई ब्रेक थ्रू के इम्कानात बने? देखिए, ये आप समझते हैं कि ये खारिज अल इम्कान है? देखिए, मैं अभी तक तो उसको खारिज इम्कान समझता हूँ, क्योंकि देखें पिछले 2.5 साल से हम ये देख रहे हैं, अप्रैल 2022 से हम देख रहे हैं कि फोकस मुल्क नहीं है, मुल्क के लोग नहीं है, मुल्क का मफाद नहीं है, फोकस अपनी ज़ात, अपना मफाद, अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपना इक़्तिदार है। अप्रैल 2022 से यही हम देख रहे हैं। हर कानून साजी अपनी ज़ात और मफाद के लिए, हर कानून साजी अपनी करप्शन लूटमार के लिए, हर कानून साजी अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए, ये है 2022 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक। इसलिए खारिज इम्कान है। लेकिन एक और बात करते हैं, कहा जाता है जी पीटीआई नाकाम हो जाएगी, 24 नवंबर की कॉल। अच्छा, पीटीआई नाकाम हो जाएगी तो फिर क्या मुल्क में लोग नून लीग से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे? नून लीग का वोट बैंक बढ़ जाएगा, मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ जाएगा, लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा, इंडस्ट्री चल पड़ेगी, फैक्ट्री चल पड़ेंगी, मिलें चल पड़ेंगी, किसान खुशहाल हो जाएगा, उनकी काश्तकारी ठीक हो जाएगी, उनकी जो है वो कोई भला हो जाएगा, खादें सस्ती हो जाएंगी। भाई बात यह है कि पीटीआई की 24 नवंबर को नाकामी और तबाही और बर्बादी पाकिस्तान के लिए लाएगा। क्यों? पीटीआई अपोजिशन जमात है, गो के अवाम ने उसको 2 तक अक्सरियत दी है, इक़्तिदार उनके पास होना चाहिए था, नहीं है, इस वक्त अपोजिशन पार्टी है। पीटीआई जितनी कामयाब होगी उतना इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि कुछ तो अवाम का सोच लें। पीटीआई नाकाम हुई तो अवाम के ऊपर और तबाही और बर्बादी आएगी, और अच्छे लोग घरों में बैठ के जो एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को। आपने काश्तकारों की बात की, ज़ारा गंदम की बुवाई का सीजन चल रहा है, और हमने ज़ारा इसके ऊपर पहले भी आपके साथ बैठ के गुफ्तगू हुई थी, और इस पे मैं ये क्रेडिट दूंगा कि नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में इस पे बहुत तफसील से बात की, और मैंने किसी प्रोग्राम में नहीं देखा। देखिए, सिर्फ हमने उसमें बताया था कि सिर्फ 1 एकड़ अगर आप गंदम काश्त करनी है तो उसका जो सिर्फ बुवाई का खर्चा है वो 30,000 रुपए है। और अगर आप ज़ाहिर है गंदम की पूरी थ्रोट फसल जब तैयार होती है तो तकरीबन 75 से 80,000 रुपए 1 एकड़ का खर्चा आता है। और अगर आप सेंट्रल पंजाब में हैं तो आपको तकरीबन पर मंथ 4 से 5,000 रुपए बच जाएंगे मेहनत के। अगर आप जनूबी पंजाब में हैं तो बचने का इम्कान जो है कोई 5-7 हजार बच भी गया तो वो किसी खाते में नहीं है। और प्लस पंजाब में सदीक जान साहब जो सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग ठेके पे जमीन लेके फिर फसलें काश्त करते हैं, तो जिसने ठेका भी अदा करना है वो खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ जो सबसे अहम चीज किसानों की अगर बात करें तो पंजाब भर में जो शुगर मिल्स हैं उन्होंने अभी तक गन्ना खरीदना शुरू नहीं किया। यानी किसान के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। गन्ना किसने खरीदना है, वो कौन लोग हैं, शुगर मिलें किन की हैं, पूरी कौम जानती है। अभी तक गन्ना खरीदना शुरू नहीं किया। किसान की अगली फसल भी खराब हो रही है और जो गन्ने की फसल खड़ी हुई है वो भी खराब हो रही है। ये इस पे आप एक काम करें, इस्लामी नजरियाती कौंसिल से एक फतवा ले लें कि ये जो किसान हैं जो अपना हक मांग रहे हैं ये गद्दार हैं, ये इस्लाम से खारिज हो गए, इस तरह का इनसे ले लें एक फतवा है। आजकल आपको पता है फतवे मिल रहे हैं पैसों से, तो थोड़ा सा पैसा दे के ना और एक फतवा इस पे भी ले लें। किसान बड़ा हर वक्त चीख रहे हैं जी हमारे साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गया, एक फतवा ले लें इस्लामी नजरियाती कौंसिल से। और ताहिर अशरफी साहब की जो है ना वो कुछ जमात जो उलमाए सू की, उनसे भी ले लें एक फतवा कि ये जो किसान अपने हक की बात कर रहे हैं ये इस्लाम से खारिज हो गए। दीजन साहब बहुत शुक्रिया। बिलाल नाज़रीन, मायूसी जो है वो इतनी छाई हुई है कि सदीक जान के पास भी नहीं भाई देखें, उम्मीद नहीं, देखें उम्मीद इस वक्त नहीं है, लेकिन चीजें ऐसे चलेंगी नहीं, चला लें जब तक चलती हैं चला लें जिस तरह से। अगली वीडियो में नाज़रीन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।